लिए बचे ही 50 मिनट। तो एक बार नहीं, आज आज थोड़ा एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं जब तक ये पूरा सेटअप रेडी हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने लास्ट में जो सेक्शन पढ़ा वो कौन सा था? भूल गए बेटा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा ना? अब इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, और वो ये था कि अगर किसी कंपनी को बुक बिल्डिंग पे अपना इशू लाना है तो कंपनी कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? रेड हेरिंग। और अगर फिक्स प्राइस पे इशू लाना है तो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? रेगुलर प्रोस्पेक्टस। मीनवाइल एक डिमांड आ रही है कि सर 1 क्वेश्चन अ डे का आंसर टैली कर ले क्या पहले? तो चलो पहले 1 क्वेश्चन अ डे का आंसर टैली कर लेते हैं। 1 क्वेश्चन अ डे में अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले एक मिनट बेटा, हाँ? 1 क्वेश्चन अ डे में एक मिनट। इसमें हम लोगों ने जो लास्ट में कौन सा क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था? 6th करना है डिस्कस। क्वेश्चन 6 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अंडर व्हाट सिचुएशन अमाउंट ऑफ गारंटी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी। तो बताइए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और बताइए वो सिचुएशंस जब गारंटी के अमाउंट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले तो बताइए, गारंटी कंपनी वो है जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी गारंटी के अमाउंट तक लिमिटेड है, जो अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा है। वो मैक्सिमम लिमिट है कि मिनिमम लिमिट है? मैक्सिमम। क्या उससे ज्यादा लाइबिलिटी आएगी तो मेंबर पैसा देंगे? तो फिर क्रेडिटर का पैसा कहां से चुकाएंगे? उससे ज्यादा लाइबिलिटी आ गई तो डूब जाएगा। गारंटी का अमाउंट कब बुलाया जा सकता है? जब जब बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़े तब, या ओनली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट? और 3 पर्पस थे उसके। एक तो आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, एक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, एक कॉन्ट्रीब्यूटरीज के बीच आपस में एडजस्टमेंट करने के लिए, और शेयर बेचने के बाद, मेंबरशिप छोड़ने के बाद भी 1 साल तक आपकी सेकेंडरी लाइबिलिटी बनी रहती है। जिस बंदे को आपने शेयर बेचे हैं, जिसको मेंबरशिप ट्रांसफर करी है, वो पैसा नहीं दे पाए और अगले 1 साल तक आपकी लाइबिलिटी तब भी बनी रहेगी। लेकिन आपकी लाइबिलिटी सिर्फ कौन सी डेट के लिए रहेगी? जब आपने मेंबरशिप छोड़ी थी तब तक की डेट के लिए ही आप लाइबल रहेंगे। फिर चाहें तो आप इसका एक एग्जांपल भी, फिर ये भी लिखो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे बी विद शेयर कैपिटल, इट मे बी विदाउट शेयर कैपिटल। इफ इट इज विद शेयर कैपिटल देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी ड्यूअल। Number one, they are liable to pay the amount of guarantee at the time of winding up. Number two, they are liable to pay amount of unpaid share capital at any time during the life of the company. हेलो, गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल हुई तो डबल लाइबिलिटी हो जाएगी ना।
कंपनी की लाइफ में कभी भी कंपनी वो पैसा मांगेगी तो वो पैसा भी देना पड़ेगा। एक आध एग्जाम्पल बना करके लिख दो। सर फिर भी आंसर बहुत बड़ा नहीं हुआ, तो कोई यहाँ बड़ा आंसर लिखने की कंपटीशन थोड़ी हो रही है। सही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, दैट्स इट। यार जमाना आजकल सब संक्षिप्त में बात करने का ही है। आप देखो ना कि इंस्टाग्राम जो है वो रील लेकर के आया, कितना मैक्सिमम लेंथ क्या होती है उसकी? 30 सेकेंड्स ना, जो भी है, बट 30 सेकेंड से ज्यादा तो नहीं है। अब 2-2 घंटे की वीडियोस दिखाने का जमाना चला गया। यानी आप अपनी बात को शॉर्ट में पूरा कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। हाँ, इतना शॉर्ट मत कर देना कि बात पूरी ना हो पाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट आई विल स्टडी सिंसियरली फ्रॉम टुमारो, है ना? चलो नेक्स्ट। फिफ्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए हर्षित। ये फिफ्थ पॉइंट तो किधर है ही नहीं, कहां पढ़ रहे बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आज ही डिस्कस करना है क्या? इसका दिन आ चुका है ना? यादव डेयरी का क्वेश्चन है। बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द व्यू दैट द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर शुड नॉट बी चेंज एक्सेप्ट बाय रेजोल्यूशन ऑफ 90% मेजॉरिटी व्हाइल एज पर सेक्शन 14। बेटा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 लिखना है इसके आंसर में। सबसे पहले सेक्शन 5 चिपका देना कि कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन का एंट्रेंचमेंट कर सकती है। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है मेकिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल मोर प्रोटेक्टेड। हेलो। फिर आप लिखेंगे कि एंट्रेंचमेंट का मतलब दैट प्रोविजन कैन बी चेंज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विथ मोर देन 75% वोट। फिर चाहे वो 80% हो, चाहे वो 90% हो, चाहे वो 95% हो, चाहे वो 100% हो। फिर आप बताएंगे कि एंट्रेंचमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, बट यू विल हैव टू गिव नोटिस टू आरओसी। फिर आप बताएंगे कि एंट्रेंचमेंट बाद में कभी भी हो सकता है इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। आपको 100% मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको आरओसी को इस बात का नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर के एंट्रेंचमेंट हो सकता है। फिर आपको सेक्शन 6 बताना पड़ेगा कि एक्ट इज सुपीरियर। भले मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन में, बोर्ड रेजोल्यूशन में, अग्रीमेंट में, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, एक्ट इज सुपीरियर। फिर आप बोलेंगे कि फिर ये तो प्रोविजन हो गए। डिस्कशन में आप क्या कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ डायरेक्टर जो कह रहे हैं ना कि एंट्रेंचमेंट तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 के खिलाफ हो जाएगा, वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि अगर खुद कंपनीज एक्ट ही एंट्रेंचमेंट करने को कह रहा है, हेलो, ये एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं, लिखा कहां है? सेक्शन 5 में। तो फिर ये कंपनीज एक्ट के खिलाफ कहां हुआ? ये तो कंपनीज एक्ट के साथ ही है। इसमें नथिंग लाइक इट इज अगेंस्ट द कंपनी। बल्कि कहीं कहीं तो कंपनीज एक्ट में ये भी लिखा है कि आर्टिकल में जो बोला है वो फॉलो करो। सेक्शन 43 पढ़ेंगे हम आगे। सेक्शन 43 क्या बोलता है? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 43 है कि शेयर दो टाइप के होते हैं, कि इक्विटी और एक प्रेफरेंस। हेलो, सेक्शन 43 क्या बोलता है कि कंपनी में शेयर दो ही टाइप के होने चाहिए, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। बट सेक्शन 43 पता है क्या? ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया कि कंपनी एंट्रेंचमेंट कर सकती है, फुल स्टॉप। पर मैं इस आंसर का और एक एक्सटेंशन बता रहा हूं। 43 ने बोला शेयर दो ही तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर 43 ने बोला ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे सब्जेक्ट टू आर्टिकल लगता है। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल लिखिए कि हम 3 तरह के शेयर इशू करेंगे, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और एक प्रेफरेंशियो इक्वटा शेयर। अरे बना दिया है यार कुछ एक नए तरह का शेयर। ये इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर, या डेफर्ड शेयर, या मैनेजमेंट शेयर, या एक्स्ट्रा वोटिंग पावर शेयर, या एक्स्ट्रा सुपर पावर रिंग शेयर, कुछ बना दिया आपने। तो सर ये बना दिया तो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो गया। आप तो आर्टिकल की सुन रहे हो, और एक्ट इज सुपीरियर, आर्टिकल इज इंफीरियर। आर्टिकल की सुनी तो सुनी कैसे?
आर्टिकल की सुनो ये बोला किसने? एक्ट ने। तो आर्टिकल की सुन के भी किसकी सुन रहे हो? एक्ट की। अरे किस्सा सुनाया था ना कि एक बार भगवान आए, उन्होंने लाइन लगवाई। नहीं सुना? भगवान भगवान शंकर शिवरात्रि पे एक दिन धरती पे आ गए। हाँ बम बोले। नहीं नहीं बम नहीं बोलना। कहीं तुम फ्लाइट में जा रहे हो, बोलो बोल बम बम बम। फ्लाइट से उतार के नीचे कर देंगे, लाइफ टाइम प्रोहिबिट कर देंगे, वो अलग। बम की अफवाह उड़ा रही है। तो भगवान शंकर आए धरती पे और वो क्या बोले? यार ये हस्बैंड्स लोग जो है शिकायत करते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि हस्बैंड इनकी वाइफ से डरते हैं। बोले दो लाइन बनाओ, एक वो जो हस्बैंड अपनी वाइफ का ही कहा सुनते हैं, और दूसरा वो जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन। पहली वाली लाइन जो वाइफ का कहा सुनते हैं वो किलोमीटर लंबी लग गई। दूसरी लाइन में ले दे कि एक बंदा आया, शिव जी ने पार्वती जी को बोला देखा कोई तो करेजियस मैन है धरती पे। पार्वती जी ने पूछा तुम इस लाइन में क्यों खड़े हुए हो मानव? बोले मेरी वाइफ ने बोला था इधर ही रहना खड़े, नहीं तो निपटा दूंगी। एक्ट इज स्टिल सुपीरियर। आर्टिकल की भी सुन रहे हो बेचारे की? तो आर्टिकल की सुनो ये बोला किसने? एक्ट ने। और एक्ट के कहने पे आर्टिकल की सुन ली तो भी एक्ट इज सुपीरियर। ये एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं, ये तो खुद एक्ट नहीं बोला है। हेलो माइक टेस्टिंग। कौन सी सेक्शन ने बोला कि एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं? सेक्शन 5। तो फिर इज नथिंग लाइक यू आर गोइंग अगेंस्ट द। क्या क्वेश्चन 8 की बारी भी आज ही है? आज नहीं है? आज लिखेंगे तो कल टेलीकरेंगे। हाँ नहीं नहीं वो तो हम आज लिख के लाए, उसकी बात करें। कितने बच्चों ने सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 तक के आंसर लिख लिए सारे? 1 2 3 4 5 6 7 जिन्होंने लिख लिया हाथ उठाओ। गुड। चलो कम से कम 4 आंसर लिख लिए हैं, वो हाथ उठाओ। बेटा मेरा ये कहना है कि बस थैंक यू। मेरा ये कहना है कि अगर आप वो सब करोगे जो मैं कह रहा हूं, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड तो कर नहीं रहा हूं आपसे। 3 घंटे शीर्षासन लगाओ, है ना, कि हैंड स्टैंड करो, दोनों हाथों पे उल्टे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं कह रहा यार। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 घंटे रोज कम्युनिटी लॉ पढ़ो, एक आंसर लिखने को कह रहा हूं रोज। मेरी बात मानोगे, अच्छे नंबर लाओगे, बाकी आपकी चॉइस है। सर हमको क्या है, हमको जल्दी नहीं है। हमको तो कबीरदास जी बोल के आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी अटेंड पड़े हैं बरसों। सर आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, आई विल कीप ऑन डूइंग सीए फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। बेस्ट विश। ये बता दिया था मैंने, छोटा प्रोस्पेक्टस, बल्कि बड़ा प्रोस्पेक्टस मैंने आपको पोस्ट भी कर दिया था टेलीग्राम पे। सर हमने तो देखा ही नहीं। हमारे तो टेलीग्राम ही नहीं है, हमारे तो इंटरनेट ही नहीं है, हमारे तो फोन ही नहीं है, हम क्यों देखें? वो सब लोगों को छोड़ के बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उसको स्क्रॉल करके जरूर देखें कि आखिर उसमें लिखा क्या। उसमें 2 पीडीएफ फाइल है, एक जीआईडी है और एक आरएचपी है। हाँ लिंक, हाँ दिशांत लिंक दूंगा ना, मंडे टू मंडे अपनी बात हुई। जीआईडी है जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो कंपनी के बारे में बात नहीं करता है जीआईडी। जीआईडी बोलता है कि किसी भी पब्लिक इश्यू में पैसा लगाना है तो ये रूल्स हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। जीआईडी क्या बोलता है, किसी भी पब्लिक इश्यू में पैसा लगाना है तो ये रूल है। वो 47-48 पेज के रूल है। किसी पब्लिक इश्यू में पैसा लगाना तो 48 पेज तो तू पढ़ के रख लिया, पूरी जिंदगी काम तो नहीं आएंगे, 1 आध साल काम आएंगे। तब तक लॉ और बदल जाएगा तो इस 48 पेजेस में भी अमेंडमेंट आ जाएगा। और सर फिर आरएचपी क्या है, इस कंपनी के बारे में जान। कितने पेज में जान? 400 पेजेस में। तो जान क्या, जान ले ली इन्होंने तो कोई पढ़ता होगा बेवकूफ इसको? हाँ बड़े इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं, छोटे इन्वेस्टर भेड़ चाल चलते हैं, वो भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, इसने भी लगाया, उसने भी लगाया, ब्रोकर ने बोला चलो आओ पैसे। बड़े इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं,
मैंने शायद आपको ये भी कहा था कि बड़े इन्वेस्टर्स तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी विजिट कर लेंगे, मार्केट सर्वे भी कर लेंगे, कोल माइन है तो वहाँ माइनिंग उसमें जाकर के भी देख लेंगे, अपने साथ एक एक्सपर्ट ले जाके भी देखेंगे। अरे आप सेकंड हैंड कार बेचो, खरीदार एक मैकेनिक पकड़ लाता है। सेकंड हैंड कार बेचो तो एक खरीदार क्या है, एक मैकेनिक को लेके आता है, फिर मैकेनिक चला के देखता है कि कहीं गाड़ी में अंदर कोई काम तो नहीं है। यार जब आदमी 2-4 लाख की कार खरीदने में भी एक एक्सपर्ट को बुला के उसकी एडवाइस ले लेता है, तो अगर किसी को 500 करोड़ रुपए लगाने किसी कंपनी में, डू यू थिंक कि वो ये सब पढ़ेगा? जरूर पढ़ेगा। आदमी नहीं पढ़ता है, वो तो टिप बेस्ड ट्रेडिंग करता है, बट पढ़ते हैं लोग काम का डॉक्यूमेंट। आईपीओ एफपीओ हो गया। अब हम सेकेंड हैंड शेयर की बात करते हैं, जिसको मैं कहूंगा ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। बेटा क्या है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं और आप बेचना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोसेस है बेचने की, बताया था मैंने। टच 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 टच, छोड़, 10 सेकेंड मुश्किल से। नहीं नहीं सर, हम थोड़े टेक से भी नहीं है, 1 मिनट, शेयर टाइम नहीं लगता है। मोबाइल एप्लीकेशन खोलना है, डिजायर्ड शेयर के ऊपर क्लिक करना है, उसमें 2 बटन आएंगे, बाय सेल। सेल पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी एंटर करेंगे, रेट एंटर करेंगे। जैसे ही हम ओके मारेंगे, एक पॉपअप विंडो आएगी, आर यू श्योर, तुम देख लो तुम बेच क्या रहे हो, ये एक भी नहीं शेयर तुम्हारे पास, पागल देख ले एक बार ये शेयर बेच रहा है इतने के। आपने बोला ओके, सोल्ड। इतनी आसानी से शेयर बिक जाता है अगर आप रिटेल सेलर हैं तो। लेकिन सर आपको 5 लाख शेयर बेचना है कंपनी के, बहुत हो जाते हैं, 10 लाख शेयर बेचना है, तो स्टॉक एक्सचेंज में एक सेपरेट विंडो होती है उसके लिए। बड़े बड़े होलसेल में जो डील कर रहे होते हैं उनके लिए विंडो क्या होती है, अलग। वो सेपरेट विंडो को बोलते हैं ब्लॉक डील या बल्क डील विंडो, उस पर जाके आप बेच सकते हैं। सर हमारा उससे भी बड़ा मामला है, हमको तो 2% शेयर बेच देना है, ह्यूज नंबर बेचना है, 5% शेयर बेचना है हमको, 10% शेयर बेचना है हमको। फिर आप सेबी रेगुलेशंस में कवर हो जाएंगे, और फिर आप ऐसे बाजार जाके इन शेयरों को नहीं बेच सकते। क्या है, बाजार में आप शेयर बेचते हो तो बायर को मालूम ही नहीं पड़ता है कि सेलर कौन है। स्टॉक एक्सचेंज की पता है खासियत क्या है, बायर को पता ही नहीं पड़ता है कि सेलर कौन है, सेलर को पता ही नहीं पड़ता है कि बायर है। हाँ, एज मालूम पड़ती है न, जेंडर मालूम पड़ता है, रिलीजन मालूम पड़ता है, कास्ट मालूम पड़ती है न, रेस पता चलती है। तो अगर आप जातिवाद में विश्वास करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ना खरीदें। हो सकता है कि वो ऐसे व्यक्ति से आए हों जिसको आप पसंद ना करते हों। फिर हम क्या करें, फिर भक्ति करो और क्या। पता ही नहीं पड़ता, बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है, बहुत लोग होते हैं बीच में, बायर का ब्रोकर, फिर बायर का क्लियरिंग मेंबर, फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फिर सेलर का क्लियरिंग मेंबर, फिर सेलर का ब्रोकर, और फिर सेलर। ऐसे हिरारकी होती पूरी, पता ही नहीं चलता कौन किसको क्या बेच दिया, पता ही नहीं चला। छुप के बड़े भारी शेयर नहीं बिकेंगे। सेबी गाइडलाइंस में लिमिट बताइए, एक लिमिट से ज्यादा शेयर बेचने हो तो उसका पब्लिक इशू लाना पड़ता है। शशांक, पब्लिक इशू लाना पड़ेगा बड़ी डील करने के लिए, बेचने के लिए। तो सर ये तो सेकेंड हैंड हो गए ना शेयर, अब अलॉटमेंट नहीं होगा शेयर का, अब क्या होगा, सेल।
अच्छा, शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी उनका क्या करती है? सेल की अलॉटमेंट। हाँ, पहली बार जो होता है वो अलॉटमेंट होता है, दूसरी बार जो होता है वो क्या होता है? सेल। अब शेयर बेचेंगे तो सर अब मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी थोड़ी हूं, मेरे को पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा, ऑफर फॉर सेल। सर कैसे आएगा? ये देखो, कंपनी नजर आई स्क्रीन पे आपको, ये प्रमोटर रंग बिरंगे दिखे, ये पब्लिक भीड़ में। जब कंपनी पब्लिक इश्यू लाई थी तो प्रमोटर को भी शेयर का अलॉटमेंट हुआ था, पब्लिक को भी शेयर का अलॉटमेंट हुआ था। अब प्रमोटर अपना शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को बोलेगा वी ऑथराइज यू टू सेल आउट शेयर्स, आर शेयर्स, एंड वी विल बेयर ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस पब्लिक इश्यू। कंपनी बोलेगी ओके। प्रमोटर ने अपना शेयर किसको दे दिया? कंपनी को। क्यों दिया? बेचो। अब कंपनी कंपनी ने देखो, कंपनी ने क्या करा? ये शेयर किसको बेच दिया? पब्लिक। इसके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा बकायदा, और प्रोस्पेक्टस पे आईपीओ नहीं लिखा होगा, एफपीओ भी नहीं लिखा होगा। बोलो क्या लिखा होगा? ओ एफ एस। बोले तो पब्लिक दे देगी पैसा कंपनी को, कंपनी पैसा दे देगी किसको? प्रमोटर। मुद्दा यह है कि मेंबर्स कैन सेल देयर शेयर्स टू पब्लिक थ्रू कंपनी। सेक्शंस 28 है ये, ऑफर फॉर सेल। मेंबर्स कैन सेल देयर शेयर्स टू पब्लिक थ्रू कंपनी। लगभग हर बजट में एक बात आती है, डिसइन्वेस्टमेंट। शब्द सुना है? ऑनलाइन वाले क्या बेटा? ओ उठ जाओ बेटा, कम ऑन। 4 बज गए बेटा, लेकिन क्लास अभी बाकी। कल नहीं, घंटे पर क्लास में लिख। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार कहती है कि हमारा बिजनेस है, हमको पैसों की जरूरत है, हम थोड़े शेयर बेचना चाह रहे हैं। फिर वो जो पीएसयू होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके शेयर पब्लिक को बेचते हैं। वो नए शेयर थोड़े इश्यू होते हैं, आता पब्लिक इशू है, लेकिन सरकार अपने शेयर बेच रही होती। इसका भी मिनिमम, हाँ बेटा, ओएफएस की भी वही गाइडलाइन। आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, बट सेबी गाइडलाइंस हैं उसको लेकर। हाँ, इसीलिए तो वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में तो उसको कवर कर ही लिया था। पर अब ये ओएफएस, ये ओएफएस दुविधा नहीं है, ये ओएफएस सुविधा है। आप लोग ऐसा मत मानना कि अरे यार ये ओएफएस एक नाम का झंझट आ गया। ये तो सुविधा दी है, और ये सुविधा पता है सेबी ने क्यों दी है? क्योंकि सेबी एक गाइडलाइन लेके आ गया था कुछ साल पहले कि अगर एक पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड है, उसके मिनिमम 25% शेयर पब्लिक के पास होना जरूरी है। प्रमोटर 75% से ज्यादा शेयर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में नहीं रख सकता। अरे यार तुम कह रहे हो पब्लिक कंपनी है, और 95% शेयर जो अपनी जेब में रख के बैठे हो, 5% के लिए बेकार बोल रहे हो पब्लिक है, लिस्टेड है, हजारों लोग हैं कितने? 5%। बेचारों की औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं। 25% पब्लिक होल्डिंग होना जरूरी है। जब सेबी गाइडलाइन लाया तब कई कंपनियों में ऐसा नहीं था,
तो फिर उनको ये बोला कि चलो ठीक है, अब तुम ऑफलोड करो, अपने शेयर बेचो पब्लिक को, इतने सारे लेके बैठे हो। अरे सर ऐसे कैसे बेचें? बोले ये ओएफएस की सुविधा दे देते हैं, इसका इस्तेमाल करो। ओएफएस एक अच्छी सुविधा है कि आप इस तरह से अपना शेयर बेच सकते हैं। डायरेक्ट नहीं बेचना बेटा, डायरेक्ट में आप ज्यादा झूठ बोलोगे, कंपनी के थ्रू बेचोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अरे एक बच्चा है, बोले सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेरे को शादी करनी मम्मी पापा के थ्रू ही क्यों करना? मैं मैच्योर हूं, मैं अडल्ट हूं, मैं खुद कर लूंगा। हाँ आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट बिलीव मी, उनका एक्सपीरियंस अगर काम में ले लोगे तो आगे फड्डे होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और होंगे तो उन पर ढोला जा सकेगा। आपने पसंद किया था ना, तो निपटो। सर उनको क्यों बीच में लाए? मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अडल्ट हूं। हाँ भाई तू अडल्ट है, पर जितनी तूने दुनिया देखी है ना, उससे ज्यादा दुनिया के जूते उन्होंने खा लिए हैं ऑलरेडी। तो वो ज्यादा मेच्योर हैं, वो चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। ये पिक्चरों में थोड़ा मिसगाइड ही करते हैं आपको कि माता पिता सब गलती कर रहे हैं बच्चों के साथ। हाँ हाँ, ऐसे ही बताते हैं उसमें, तो समझ ही नहीं है दुनियादारी की असली नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर टोटल ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। सबके एक्सपीरियंस का मिला जुला कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, अच्छी बात है। तो कहना क्या चाह, माता पिता की सुनो, पूरी दुनिया में दिल से अगर आपका कोई भला चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ वही चाहते हैं। बाकी पूरी जिंदगी में जितने लोग आपसे जुड़ेंगे उन सबका आपसे कोई न कोई मतलब होगा, दिस इज फॉर श्योर। फालतू बातें बहुत कर रहे हो सर, पढ़ाओ आगे। तो तुम्हारे काम की बात आ गई। 28 पढ़ लिया हमने, 26 पहले ही पढ़ लिया था, बीच में रह गई थी सेक्शन 27, आ गई। ले, दीपक सर का क्रश है। ये क्या, दीपक सर ने बोला था तुमको ऐसा? अच्छा रणवीर सिंह को नहीं पता चला। सेक्शन 27, प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले आपने बताया था कि कंपनी ऐसी दिखेगी। फिर प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, फिर लोगों ने पैसे लगाए, फिर उन पैसों से कंपनी ने काम करना चालू करा। फिर कंपनी ऐसी पाई गई। हमारे साथ धोखा हुआ है। बिफोर आफ्टर ऐसा भी हो सकता है। ये सेक्शन 27 मोस्टली तो सेक्शन 13 का रेपिटेशन ही है। बोलते हैं कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई अभी लिखना छापना चालू कर दिया, मर्जी आपकी मर्जी। ये तो पूरा क्यों बताऊं मैं, आप रुकी जाओ ना, मैं समझा दूंगा, फिर पूरा लिख लेना। हाँ धर दो पेन, पुट डाउन योर पेन, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। किसी के हाथ में पेन तो नहीं है? पुट योर हैंड्स डाउन। तो अरे जो पूरे, सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। तुमको झूठ बोल रहा हूँ, तुम तो सीधे बैठो। ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, सीधे बैठो, सीधे बैठो। बेटा बेचारा शुरू में सुबह सुबह सीधे था कुर्सी पे, फिर जाके बेड पे बैठ गया, फिर थोड़ा सा नीचे खसक गया, फिर थोड़ा और नीचे चला गया, फिर वो तकिया पे सिर यूं ऐसा निकला हुआ और लैपटॉप से ऐसे करता। सीधे बैठ जा बेटा। हाँ? तो सेक्शन 27 क्या बोलता है? फॉर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर विच कॉन्ट्रैक्ट? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था कि हमने फॉरेन कोलैबोरेशन किया है।
तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा था प्रोस्पेक्टस में, मेंशन था कि यार सुन, हमारा एक फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ है और फॉरेन पार्टनर 50% अमाउंट लगाएगा, प्रॉफिट में हम उसको 25% शेयर देंगे, आधा पैसा वो लगाएगा आधा हम लगाएंगे, पर प्रॉफिट हम 75 रखेंगे, वो 25। ऐसे आपने एक रोजी पिक्चर दिखाई, या प्रोस्पेक्टस में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करा, लेकिन बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हो कि नहीं, फॉरेन कोलैबोरेटर जो हमारा है वो पैसा लगाएगा 25% और प्रॉफिट में उसका शेयर होगा 75%। कोई भी चेंज आप करना चाहते हो, या तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में चेंज करना चाहते हो, या फिर आप चेंज करना चाहते हो कहां पर, उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस में बताया गया था। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो उस पर भी छापना पड़ेगा कि हम ये चेंज कर रहे हैं, और तब जाकर के फिर एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अरे ये वही तो है, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर साथ में एक चीज यहां पर और जोड़ दी गई है, और वो है चेंज इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां और बोल दिया है, डोंट इन्वेस्ट इन अदर लिस्टेड कंपनी। क्या हुआ, आपकी कंपनी पब्लिक इशू लेके आई, उससे पैसा आया, पैसा बिजनेस में लगा नहीं पा रहे थे आप, तो आपने बोला पैसे को फ्री रखने से अच्छा है, प्रोजेक्ट आपका पोस्टपोन हो गया 1 साल ड्यू टू सम हर्डल्स, तो पैसा आपने बोला क्या करें क्या करें, तो बोले चलो आओ दूसरी पब्लिक कंपनियों के शेयर में पैसा लगाएं और उसको खरीदे बेचें, मतलब इन शॉर्ट उसका सट्टा करें। जब तक पैसा बिजनेस में न लगे तब तक आओ दूसरी कंपनियों का सट्टा करें। अरे पापा जा रहे थे 15 दिन के लिए टूर पे, पापा आपको 5 लाख रुपए दे गए कि बेटा हफ्ते भर बाद वो एक अंकल आएंगे, उनको ये पैसा तुमको देना है। आपने बोला 1 हफ्ते बाद आएंगे, बोले हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ, 5 लाख रुपया है उनको दे देना। आपने बोला गुड अपॉर्चुनिटी, अंकल आएंगे 1 हफ्ते बाद, पैसा है मेरे हाथ में आज, इस पैसे को मैं कहीं लगा देता हूँ स्कीम में, अंकल का फोन आ गया, मैं और लेटा हूँ, 21 दिन में डबल छोड़ो, आपको 7 दिन में डबल की स्कीम मिल रही है, 7 दिन में डबल, 7 दिन में डबल, 7 दिन में डबल। हाँ लाइक हर्षद मेहता। तो अभी आपने ये पैसा किधर और लगा दिया, डबल भी हो गया, और अंकल को आपने दे भी दिया, बचा हुआ आपने रख भी लिया, और पापा को बताया, देखा पापा, पापा ने खींच के एक थप्पड़ दिया, फिर पापा एक तो पैसा कमाया ऊपर से थप्पड़ मार, नहीं, तरीका गलत, दिस इज नॉट अलाउड, प्रॉफिट हो या लॉस हो ऐसा करना अलाउड नहीं है। आपकी अपनी कंपनी, उसी में इन्वेस्टेड रहिए, दूसरी कंपनियों में बेकार शेयर ट्रेडिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। सर हमारी अपनी कंपनी नहीं हो तो तो फिर ये सेक्शन आप पे लगता ही नहीं ना। बैंक में एफडी करो, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट करो, सेफ इन्वेस्टमेंट करो, सट्टा मत करो, वैसे भी वो आपके ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट हो जाएगा, फिर दूसरी कंपनियों में लगाएंगे। पास स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है ना ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने का या कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने का, ये मीटिंग में नहीं, ये पोस्टल बैलेट से करो। आगे हम एक चैप्टर आएगा मीटिंग्स का, में पढ़ेंगे कि आजकल पोस्टल बैलेट भी है, पहले तो सिर्फ मीटिंग में ही वोट डलता था, वोट डालना है, आप बोलो हाँ, हम नहीं बोलते आ जा मीटिंग में, आप पूछते कहाँ, बोले हैदराबाद, आप बोलो मैं तो इंदौर में हूँ, मैं कैसे आऊंगा, बोले बस से आ जा, ट्रेन से आ जा, फ्लाइट से आ जा, नाश्ता हमारी तरफ से फ्री, और बोले टिकट के पैसे, बोले वो तेरे, सर ट्रेवलिंग टाइम, ट्रेवलिंग कॉस्ट,
अकोमोडेशन कॉस्ट, फूड कॉस्ट, इतना सब कुछ करके मैं वहां एक वोट डाल के आऊं? मैं नहीं जा रहा। अरे लोग तो डेमोक्रेसी में वोट डालने नहीं जाते हैं, जबकि घर से 1 किलोमीटर के दायरे में ही मोस्टली इलेक्शन का वो पोल सेंटर होता है। लोग नहीं जाते। अरे वो लोग कौन जा छोड़ो। तो इसलिए बोला कि इन आलसी टट्टुओं के लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दो। तुम घर बैठे बाय पोस्ट वोट डालो। नहीं सर हम टैक्स से भी हैं, तो ठीक है तुमको ई वोटिंग फैसिलिटी देंगे। घर बैठे बटन दबाओ, वोट डाल दो। सर इस बारे में और बताइए ना। हाँ इसका चैप्टर आएगा। आज हमारा फोकस इस पर नहीं है। आज फोकस है कि आपको ये वाला रेजोल्यूशन कंपलसरीली किससे पास करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, मीटिंग में पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा कि पोस्टल बैलेट में? ऑनलाइन। एक दो तीन चार पांच छह। ये ऑनलाइन वालों ने पता है क्या करा है? इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ये 80 शेयर होल्डर है। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें से इन्होंने 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। बचे हुए 76 लोग चुपचाप बैठे थे, बोले डायरेक्टर जवाब देगा, अपन क्यों दें। ऐसे मत करो बेटा। नहीं मीटिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा। मेजोरिटी ने बोला है पोस्टल बैलेट, कुछ बच्चों ने बोला है मीटिंग। तो मेजोरिटी इज राइट, पोस्टल बैलेट में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। वोटिंग पावर तो अभी सेक्शन 47 में लिखा है पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होता। बताओ सब आए। फोकस अपने को डाइल्यूट नहीं करना है। आज फोकस 27 सब पढ़ेंगे और सवाल का जवाब। प्रमोटर्स टू गिव एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर। पढ़ लिया ये तो हमने। अब क्या है, ये पढ़ने के बाद ना बच्चे हर जगह ही लगाते हैं, जहां डिसेंटिंग आएगा सर प्रमोटर इनको पैसा देंगे। नहीं 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 नहीं, बस ये सिर्फ सेक्शन 13 और सेक्शन 27 ही है जहां प्रमोटर्स को बोला है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट रूट दो। जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला उनके शेयर तुम खरीद लो। कि तेरे को पसंद नहीं है कंपनी ये काम करे नया वाला? बोले हाँ। तू जाना चाहता है? बोले हाँ। जाऊं कैसे, शेयर किसको बेचूं? बोले ला मुझे दे दे, मैं अच्छी कीमत दूंगा, रीजनेबल प्राइस दूंगा। छाप दो। हाँ बस इतना ही है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। पोस्टल बैलेट का खर्चा कंपनी ही उठाती है बेटा। जूम। इज दिस कॉल्ड रिकॉल ऑप्शन? नहीं नहीं बेटा, मतलब कह दो ऋषि का कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिकॉल ऑप्शन नहीं बताया है। आप बोल दो इसको जो मन पड़े। प्लीज एक्सप्लेन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगाइए, दूसरी कंपनीज के शेयर्स में सट्टा मत करिए। आप क्यों पैसे लाए थे पब्लिक से? कि हम फर्नीचर बनाएंगे, तो बनाओ ना। दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने में क्यों लगा रहे हो पैसा? सर व्हाट इफ एग्जिट प्राइस इज नॉट रीजनेबल? दिशांत, फिर ये एग्जिट प्राइस ना या तो मर्चेंट बैंकर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिसाइड करेगा। प्रमोटर डिसाइड थोड़े करेंगे कि ये प्राइस होनी चाहिए। ये तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल डिसाइड करेगा कि फेयर वैल्यू क्या है। एक कह रहा है जूम इन कर दो, एक कह रहा है जूम आउट कर दो।
एक किराए सर स्क्रॉल डाउन कर। सर अगर कंपनी ने किसी भी सेक्शन के अपोजिट कोई काम किया तो हर केस में 447 अप्लीकेबल होगा? नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। 447 इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। 447 वहीं लगेगा जिस सेक्शन ने बोला है कि 447 लगेगा। एक बार लास्ट पॉइंट भी बता दीजिए। प्रमोटर्स टू गिव एग्जिट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर। लेट ज्वाइन करा लगता है अनविका। इन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला स्पेशल रेजोल्यूशन में, वो चाहें तो अपना शेयर प्रमोटर को बेच के कंपनी से जा सकते हैं, क्योंकि उनको ये कंपनी अब पसंद नहीं आ रही है। ट्वेंटी 29 छोटा सा सेक्शन है। क्या आवाज नहीं आ रही? पब्लिक ऑफर इन डीमैट फॉर्म। ये छोड़ो, इधर ग्राफिक्स छोड़ देना, इसको डिलीट कर दूंगा भले में। आप तो जो टेक्स्ट है उस पर ध्यान देना। सेक्शन 29 ने ये कंपलसरी, 2 मिनट। सेक्शन 29 ने बेटा ये कंपलसरी कर दिया कि आप अगर अपनी सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, हाँ तो सर तो क्या, तो वो पब्लिक इशू मस्ट बी इन डीमैट फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में आप शेयर डिबेंचर पब्लिक को इशू कर ही नहीं सकते। अगर पब्लिक इशू लाना है तो कंपलसरीली इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन फॉर्म उसी का एक्सेप्ट करना जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट नंबर मेंशन करे। जिनको अलॉटमेंट होगा उनकी लिस्ट कंपनी सीधे डिपॉजिटरी को दे देगी कि ये डीमैट अकाउंट नंबर है और इसमें इतने शेयर डालना है। 2 कॉलम बनेंगे, डीमैट अकाउंट नंबर और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ऐसी एक लिस्ट, ऐसी 2 कॉलम वाली एक एक्सेल शीट जिसमें शायद 10 लाख रो होगी, क्योंकि 10 लाख लोगों का अलॉटमेंट हुआ है। कंपनी किसको दे देगी? डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल को और सीडीएसएल को। वो इस फाइल को अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक बटन दबेगा और इन 10 लाख डीमेट अकाउंट में उतने उतने शेयर क्रेडिट हो जाएंगे जितने जितने इस लिस्ट में लिखे थे। और अगर आपको एसएमएस अलर्ट आता तो धड़ 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 सबको एसएमएस अलर्ट पहुंच जाएगा कि आपको इतने शेयर अलॉट हो गए, आपके डीमैट अकाउंट में आ गए। तो डीमैट कंपलसरी हो गया। लेकिन अब इस सेक्शन के बाद एक अमेंडमेंट और आ गया। अब बोला है कि अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करे, पब्लिक इशू तो छोड़ो, कौन क्या करे? पब्लिक कंपनी क्या करे? प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके लिए भी डीमैट कंपलसरी कर दी। तो सर फिर डीमैट ऑप्शनल कहां है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करे, वो चाहे तो डीमैट में करे और वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में कर दे। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, फिजिकल अवॉइड करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इनकरेज करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के अपने अलग डिसएडवांटेज। आज पेपर में आया अमेरिका में कितने 10 लाख सीसीटीवी हैक कर लिए। तब सारे जमाने की वीडियो फीड हैकर के पास पहुंच। एक दिन पेपर में आया कि फ्लोरिडा में अमेरिका में किसी ने जो वाटर सप्लाई कंपनी उसका सिस्टम हैक करके उसमें केमिकल बढ़ा दिया, जो अगर एक्चुअली बढ़ जाता तो लोग मर जाते जहर से। इलेक्ट्रॉनिक में मास डिस्ट्रक्शन का नुकसान है। आज तक
दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर डीमैट अकाउंट कोई हैक करके डिलीट कर दे, फिर आप बोलो मेरे पास शेयर थे रिलायंस के 1 लाख, तो मैं भी बोलूं मेरे पास भी थे तब बोले हमारे पास है। वेरी प्रॉब्लमेटिक। पता ही नहीं क्या हो ऐसे केस। हाँ सर, हम स्टेटमेंट ले जाके दिखा देंगे उनको, लास्ट स्टेटमेंट, ऐसे ही कुछ होगा। सर इंटर ऑफिस ईमेल जूम कर दो। ये इंटर ऑफिस ईमेल तो एक ये, अरे अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कितना जमाना है कि आपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा और आप मुस्कुराए, दोस्त ने आपको डलना हो रहा क्या? हाँ? क्या अकेले अकेले मजे लूट रहे हो? ये देखो इनके दबे हुए अरमान बाहर आ गए तो आप भी ये जहमत नहीं उठाते हो कि दिखा, आप बोलते हो फॉरवर्ड कर दे, और वो वहीं बैठे बैठे एक 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको क्या कर देता है, फॉरवर्ड। ऐसे लगे लगे बैठे हैं दोस्त। और ये जो उसने फॉरवर्ड कहा वो यहाँ से जियो के टावर में गया, और उससे मुंबई टावर में गया, और उससे अंडर सी केबल में सिंगापुर पहुंचा, और सिंगापुर सर्वर के व्हाट्सएप पे गया, और वहां से अंडर सी केबल से वो अमेरिका गया, और फिर अंडर सी केबल से इंडिया आया, और एयरटेल के टावर में आया, और उससे एयरटेल इंदौर के टावर में आया, और एयरटेल इंदौर के टावर से दोस्त के मोबाइल में आया इनक्रिप्टेड मैसेज, और यहाँ आके डिक्रिप्ट हो गया, और उसने देखा और वही बोला अरे वाह यार, पूरी दुनिया का चक्कर लगवा दिया उस मैसेज को आपने। सोचो रास्ते में पापा के हाथ लग जाता मैसेज, ये आपका बेटा है, इसने भेजा है ये। ओह सर वो नहीं पढ़ पाते, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। पढ़ेंगे, वो प्राइवेसी पॉलिसी में लिखवा चुके हैं, कर दी रिन्यू प्राइवेसी पॉलिसी, करी दी होगी। व्हाट्सएप आपका आज तक चल रहा है, इसका मतलब आपने रिन्यू कर दी है। तब पढ़ेंगे अब तुम कब कौन किसको क्या भेजते हो ना, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है भाई। अच्छा सेक्शन 30 आपके लिए खुशखबरी की डिलीट कर दिया। अरे वाह सर, 30 क्या हो गया, डिलीट। थक गए क्या? बड़े थकेले हो यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, ओके, एंजॉय योर सेल्फ। महाशिवरात्रि की आपको बड़ी शुभकामना। अच्छा 1 मिनट बैठ जाओ। और ये बहुत काम की बात तो बताने ही भूल गया कि वहां पौड़ी हो रही है। वो सर जहां आपने हाथ करा वहां दारू का ठेका है। नहीं नहीं, उस दारू के ठेके के जस्ट आगे एक मंदिर है शिव जी का, वहां प्रसाद वितरण होगा 4:45 पर, अभी 15 मिनट में। अरे भांग नहीं बटेगी, खिचड़ी बटेगी। जाओ 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 लूट लो।